हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग बात कर रहे थे एथिक्स की प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एथिक्स को डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। और अभी तक जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं वो हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके अंदर हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी थी, एक ह्यूमन कंसाइंस के बारे में और एक ह्यूमन इंट्यूशन के बारे में। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन दोनों टर्म्स के अंदर फ़र्क भी बताया था कुछ एग्जांपल्स देकर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम बात करते हैं दूसरे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, दूसरे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे एथिक्स को हमारे जीवन काल में डिटरमाइन करने का काम करते हैं, और वो हैं पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। देखो, जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स थे वो भी एक इंडिविजुअल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी बार मैं आपको बताता रहता हूँ। देखो, सबसे पहले ना आप इन टर्म्स के अंदर फ़र्क पता लगाना सीखो। एक सब्जेक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है जिसको हम बोलते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन का जो पूरा लेना देना होता है वो बेसिकली लेना देना होता है आपके ओपिनियन के साथ। ये जो डिसिप्लिन है, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल बिलीव्स हैं, जो आपके पर्सनल ओपिनियंस हैं, जब उनके बारे में बात होती है उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी को अगर एक लाइन में डिफाइन करा जाए तो इसको बोला जाता है दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल। अब आत्मा जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है जिसको हम टच करके देख सकें, तो यहाँ पर जिसको स्टडी ऑफ सोल बोला जा रहा है वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके बिलीव्स, आपके ओपिनियन से रिलेटेड, जो कि आपका बहुत ही पर्सनलाइज चीज़ होती है। दूसरा जो डिसिप्लिन होता है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए वो होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज कंसर्न विद माइंड, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एक सिंगल इंडिविजुअल और उसकी पर्सनैलिटी और उसका माइंड, दैट इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। और वहीं पर जो तीसरा डिसिप्लिन होता है दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोग ना एक इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं। किसकी इंटरकनेक्टेडनेस की? एक तरफ है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का कनेक्शन पूरे के पूरे समाज के साथ। तो अगर हम सोशियोलॉजी को डिफाइन करें, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन होती है इट इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी। लेकिन क्योंकि सोसाइटी में इंडिविजुअल को भी केंद्र में रखकर बात करी जाती है, क्योंकि सोसाइटी बनती ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल से है, इसलिए सोशियोलॉजी के डोमेन में ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी का प्रभाव जो है वो देखने को पड़ता ही है, देखने को मिलता ही है हमें। और क्योंकि एक इंडिविजुअल को जो माइंड है, इंडिविजुअल के माइंड में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के साथ उसके खुद के बिलीफ्स एंड ओपिनियंस हो सकते हैं, इसलिए फिलॉसफी डोमेन का लेना देना होता है साइकोलॉजी के साथ। इसलिए ये सारे डिसिप्लिन्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये वाली तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ थी। आप लोग इतनी गहराई से तो इन सब चीज़ों को, इन सारे डिसिप्लिन्स के मीनिंग को समझते ही होंगे कि इन सब्जेक्ट्स में डिफ्रेंसिएशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग दे रखी है पर्सनल डिटर्मिनेंट्स की। पर्सनल डिटर्मिनेंट्स भी एक इंडिविजुअल के साथ ही कनेक्टेड हैं, वो भी एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल डोमेन के साथ कनेक्टेड हैं। और पर्सनल डिटर्मिनेंट्स में इंडिविजुअल के पर्सनल जो डिसीजंस हैं, एथिकल डिसीजंस, वो अगर इंडिविजुअल समाज में जाकर कोई डिसीजन ले रहा है तो समाज के दूसरे व्यक्तियों को भी वो प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों के बीच में एक लिंक को समझते हो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, तो आप ये भी समझ पाओगे कि साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली इनग्रेंड हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम पर्सनल डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब हमसे ये है कि राइटर हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो डिटर्मिनेंट्स जो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब पर्सनैलिटी को अगर हम डिफाइन करें
तो पर्सनैलिटी क्या होती है, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था. दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, those characteristics and qualities of a person which makes him or her different from others. वो क्वालिटीज़ और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड जो कि उसको बाकी इंसानों से अलग बनाती हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी. और इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी बार एक रूल भी समझा रखा है विच इज़ नोन एज द रूल ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. और वो रूल क्या कहता है, no two individuals can have सेम पर्सनैलिटीज. पृथ्वी पर कभी भी किसी दो इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पर्सनैलिटी वर्ड को जो डिफाइन करते हैं उसके अंदर सिर्फ हम जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के, जैसे इंडिविजुअल के लुक्स वगैरह, हाइट, फिजिक, स्किन कलर, इसके बारे में बात नहीं करते हैं. सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये तो शामिल होता ही होता है लेकिन सिर्फ इसके बारे में बात नहीं होती है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा यहाँ पर हम इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं. एज वेल एज एक इंडिविजुअल का जो लिंक है अपने सोसाइटी के साथ, उसके बारे में भी यहाँ पर बात होती है. तो ये जो पर्सनैलिटी जो टर्म है ना, अगर आप इसको साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से देखोगे, एक इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करोगे कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या होती है, तो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से कहीं ज़्यादा ऊपर होती है. ये वाली बात मैंने आपको पहले भी इनिशियल लेक्चर्स में बताई थी, एथिक्स की क्लासेस जब हमने स्टार्ट करी थी. क्योंकि हम तो ऐसे ही कमेंट कर देते हैं किसी के ऊपर कि यार वाह देख उस बंदी की क्या पर्सनैलिटी है, वाह देख उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है. तो बेसिकली जब हम ऐसा बोलते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, जब हमारे मुंह से निकलता है वाह यार उस बंदे या बंदी की क्या पर्सनैलिटी, तो हम जनरली लुक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं. और जहाँ पर लुक्स की बात आती है वहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है. लेकिन इन द डोमेन ऑफ एथिक्स, इन द डोमेन ऑफ फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पर्टिकुलरली साइकोलॉजी, जिसका लेना देना एक इंडिविजुअल के साथ है, एक इंडिविजुअल की बिलीव्स, ओपिनियंस, उसकी पर्सनैलिटी के साथ है, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी के कंपोनेंट के अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा, फिजिकल क्वालिटीज से ज़्यादा, फिजिकल ट्रेट्स से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी शामिल होती हैं, जिनका लेना देना होता है समाज के साथ. क्योंकि एक इंडिविजुअल का अस्तित्व, आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो इस बात को, वो समाज के साथ जुड़ा होता है. एक इंडिविजुअल को हम समाज से परे कर कर, समाज से अलग कर कर नहीं देख सकते हैं. अगर जहाँ पर समाज की बात होती है तो वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेफिनेटली बात हो रही है, और जहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है तो समाज का प्रभाव उस इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बिलीव्स के ऊपर, उसके ओपिनियन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है. अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोबारा से रिकॉल क्यों करवाई, इस टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वो हो सकता है कि आपके लिए ओवर टेक्निकल हो जाते, आपके सर के ऊपर से चले जाते. मैं इस टॉपिक की सिर्फ आपको कैजुअल रीडिंग नहीं करवाना चाहता था कि मैं आपको बता दूं हाँ देखो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है एक लीडरशिप, और दूसरा यहाँ पर दे रखी है फिलोसफीज. हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया कि व्हाट आर द पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स. इसलिए मैंने शुरू में ये जो फिलोसफी टर्म जब अभी आएगा थोड़ी देर में, जब मैं इसके बारे में डिस्कस आपको कराऊंगा, इसको समझाने के लिए, इसको रिलेट करने के लिए ये कैसे पर्सनल डिटरमिनेंट्स के साथ रिलेटेड है, सबसे पहले मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको इन तीनों डिसिप्लिन्स के बीच में एक लिंक बताया आपको कि व्हाट इज़ द कोर लिंक एंड मीनिंग ऑफ द थ्री डिसिप्लिन्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ठीक है.
तो अब चलो राइटर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ज़रा इस अंग्रेजी अनुवाद को जो हमारी स्क्रीन के सामने है इसको भी समझ लेते हैं। तो व्हाट आर द पर्सनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड उसके पर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन इन पर्सनल डिटर्मिनेंट्स को समझते हुए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिविजुअल के पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं ये जो एथिक्स के उस इंडिविजुअल के एथिकल डिसीजंस को वो प्रभावित करेंगे। लेकिन जब एक इंडिविजुअल अपने इन पर्सनल डिटर्मिनेंट्स को बेसिकली लाइमलाइट में लेकर आता है या आती है तो उसका प्रभाव सामाजिक तौर पर सोसाइटल परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटरमिनेंट्स के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स के अंदर दो टर्म्स की बात करी थी, ह्यूमन कंसाइंस एंड ह्यूमन इंट्यूशन। पर्सनल डिटरमिनेंट्स के अंदर दो चीज़ें मानी जाती हैं जो एक इंडिविजुअल के एथिकल डिसीजंस को या कि इंडिविजुअल की एथिक्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और एथिकल डिसीजंस को उसके इन्फ्लुएंस करती हैं, डिटरमाइन करती हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। एक है दोस्तों लीडरशिप। लीडरशिप ना बेसिकली क्वालिटी है, ये तो हम सब जानते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक प्रकार से क्वालिटी है जहां पर आप एक लार्जर यूनिट के नंबर ऑफ पीपल जहां पर हैं उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होते हो, उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होते हो। लेकिन आप में एक ऐसी अनोखी बात है, आप में एक ऐसी विचित्र बात है जो कि उस ग्रुप में बाकी इंडिविजुअल्स के पास नहीं है, और आप हो सकता है कि उस ग्रुप के लीडर के तौर पर एक रोल अपना निभाओ। तो यह लीडर करता क्या है, बेसिकली लीडर एक ग्रुप को गाइड करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का शोषण करने लग गए, मानसिक तनाव देने लग गए लोगों को। आप कंट्रोल इस प्रकार से करते हो कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपका मकसद ये होता है कि आपको डिसिप्लिन लेकर आना होता है। और लीडरशिप की क्वालिटी हर किसी के पास हो नहीं सकती है। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट हमें ये बताते हैं कि लीडरशिप एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। लेकिन वहीं पर ये डिसिप्लिन हमें ये भी बताते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी को ऐसा नहीं है कि आप माँ के पेट से सीख कर निकलोगे, आप उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी इस क्वालिटी को सीख सकते हो। यू कैन लर्न दिस क्वालिटी, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वालिटी, और उसके बाद आप इस क्वालिटी को शो भी कर सकते हो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी के साथ, किसी लीडर के साथ टाइम बिताकर। छोटा सा एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पर आप एक जूनियर लेवल पर काम कर रहे हो, लेकिन एक लीडर को अपने देखते हो कि वो डिसीजंस कैसे लेता था, कैसे लेती थी। जब उसका रिटायरमेंट हो गया, धीरे धीरे करके आप प्रमोट होते चले गए उस कंपनी के अंदर, तो आपके अंदर भी वो वाली क्वालिटीज़ ग्रुप को मैनेज करने की, क्राउड को मैनेज करने की ऑटोमेटिकली आने लग गई। आप वहाँ पर लोगों को गाइड करने लग गए, कंट्रोल करने लग गए, ताकि आप एक डिसिप्लिनरी मैनर में सबसे काम करवा सको। तो लीडरशिप की क्वालिटी को ऐसे निखारा जा सकता है। अगर हम एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करें, मान लो कि आप अपनी लाइफ के खुद एक ऑब्जर्वर हो। हर एक पर्सन अपनी लाइफ का खुद ऑब्जर्वर होता है। अब आपको ये मन करता है कि कल को यार मैं भी तो लीडर बन सकता हूँ, कल को मैं भी तो ये वाला रोल संभाल सकता हूँ। तो आप दूसरों से इंस्पायर होकर, दूसरों से सीख कर, उनके एक्सपीरियंसेस से अपने एक्सपीरियंस के अंदर इंटीग्रेट कर कर वो लीडरशिप की क्वालिटी को आप और ज़्यादा निखार सकते हो। ठीक है। तो लीडरशिप जो है एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन या पूरी की पूरी कंट्री को चलाने के लिए ये क्वालिटी काम आती है। सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर हम एक लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें तो सोसाइटी में लीडर कौन होता है? जैसे शहरों के अंदर ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पर आपके घर बने होते हैं, तो वहाँ पर RWA जो होता है आपका रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ पर कुछ लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो वो एक लीडरशिप का रोल निभाते हैं। सिमिलरली किसी एक कंपनी के अंदर, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एक NGO के अंदर, किसी एक फर्म के अंदर एक जनरल मैनेजर होता है,
एक जूनियर मैनेजर होता है, एक सीनियर मैनेजर होता है, एक हेड ऑफ द स्टाफ होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अलग अलग लेवल पर सब लोग लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली एक देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर प्रेसिडेंट और उसके कुछ जो सलाहकार होते हैं वो एक लीडरशिप का रोल निभाते हैं। तो लीडरशिप बेसिकली ये जो क्वालिटी है, याद रखना लीडरशिप एक क्वालिटी है। चाहे फिर वो सोसाइटी के लेवल पर हम उसके बारे में बात करें, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक एनजीओ के लेवल पर अगर हम उसके बारे में बात करें, या फिर एक पूरे देश के लेवल पर हम बात करें, ये क्वालिटी हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने के लिए कि लीडर को जो फॉलो कर रहे हैं जो लोग, या लीडरशिप के जो एडमायरर्स हैं उसको प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, लीडर से इंस्पायर होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और डिसिप्लिनरी मैनर में काम करते हैं जैसा लीडर ने गाइड करा होता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि जो फॉलोअर्स हैं, जो एडमायरर्स हैं और जो लीडर खुद है वो कितना एथिकल है, कितना नहीं है। अब यहाँ पर राइटर हमें एक चीज़ की क्लैरिटी देंगे। वो क्लैरिटी ये है, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि लीडरशिप की क्वालिटी अगर कहीं पर है तो ऑटोमेटिकली वो लीडर एथिकल होगा या एथिकल डिसीजंस ले रहा होगा या ले रही होगी। इस टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ जानेंगे कि भले ही आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप की क्वालिटी होने की वजह से आपके सारे के सारे डिसीजंस हमेशा एथिकल ही होंगे। इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप एक लीडर हो लेकिन वहीं पर कोई एक ऑपोजिशन पार्टी है, मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर देश को चलाने वाले व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी उस ऑपोजिशन की पार्टी की बात कर रहा हूँ जो कि आपके एथिकल डिसीजंस के अंदर एक अड़बंगी, एक अटकलें, एक स्पीड ब्रेकर की तरह रुकावटें पैदा कर सकते हैं। उन्होंने आपको पैसा खिलाया और आप अपने एथिकल डिसीजन से हटकर अनएथिकल हो गए, और उस टाइम पर हो सकता है कि आपके अनएथिकल होने के बावजूद भी आप एक लीडरशिप का रोल निभाओ या कुछ ऐसी चीज़ें छुपा लो अपने एडमायरर से, अपने फॉलोअर से, जिसके बारे में उनको ज्ञात भी ना हो, और बड़ी चालाकी से आप अपना काम भी नहीं करवा लो और सामने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने एडमायरर्स को हो सकता है बेवकूफ़ भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं देता हूँ आपको। एक किसी कंपनी के अंदर एक कंपनी मान लो कि केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, केमिकल्स बनाने का काम करती है। वहाँ पर एक कंपनी का बॉस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर है। आप उस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा जूनियर लेवल पर काम करते हो, या फिर आप इंटर्नशिप करने गए हो, या फिर आप वहाँ पर एक फ्रेश एम्प्लॉई हो। आपको जो बताया गया आप उसके अनुसार काम कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत साल के बाद काम करके ये पता लगा, जब वो कंपनी बंद हो गई या फिर उसके बॉसेस को या मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको ये पता लगा कि उनको अरेस्ट क्यों करा गया। और आपको फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई कि वहाँ पर उन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स ने किसी ऐसे बंदे के साथ या किसी ऐसी कंपनी के साथ डीलिंग करी हुई थी कि जहाँ पर अभी तक वो केमिकल्स जो थे वो ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी के थे, ओरिजिनल क्वालिटी के थे, अभी तक उनसे किसी की जाने नहीं जाती थी। और वो कंपनी जब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने केमिकल सप्लाई कर रही है दवाइयों वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या मेडिकल डिवाइसेस वगैरह को बनाने के लिए, अब उन्होंने गंदी क्वालिटी के केमिकल्स का या केमिकल्स के अंदर मिलावट करने का जो सिलसिला है वो बहुत टाइम पहले शुरू कर दिया था, ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं लगा। तो वही चीज़ है कि आप अपने लीडर से, अपने बॉसेस से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते थे कि वो आपका ख्याल रखते हैं, आपको टाइम पर छुट्टी दे देते हैं, आपकी सैलरी जो है वो आपको टाइम पर मिल जाती है, आपकी छुट्टी के आपके पैसे भी नहीं कटते हैं, आपको वर्क इन्वायरमेंट उस जगह का हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो। ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी कंपनी को, किसी भी वर्क कल्चर को आप इमेजिन कर सकते हो। लेकिन आपको आगे चलकर पता लगा कि जिस लीडर से मैं इम्प्रेस था वो तो काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल निकला। सिमिलरली अगर आप नेशनल लेवल पर अगर आप बात करो या देश को चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करो, बहुत सारे लोग हो सकता है कि एक जज्बे के साथ कि हमारा भी एक रोल होगा देश को चलाने के लिए, उस जज्बे के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को जो कि करेंटली हो सकता है सत्ता में, उसको ज्वाइन कर लें आगे जाकर। लेकिन हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए कि जो लीडर की छवि हमारे दिमाग में थी, बंद कमरों में या बिहाइंड द कर्टन्स जो बातें हमें लीडर हमारा बताता है हमें ये करवाने के लिए, वो तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं।
दिखाया कुछ और जाता है और पर्दे के पीछे चलता कुछ और है। तो पॉइंट यही है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसा आप सोच सकते हो जो कि बहुत प्रैक्टिकल होंगे, वो सारे एग्जांपल्स रियलिटी बेस्ड सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होंगे, जहाँ पर आप ये भली भांति तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि लीडरशिप क्वालिटी के होने की वजह से एथिक्स का गारंटीड तौर पर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल भारत के अंदर जो संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जैसे B.R. अम्बेडकर और उनकी टीम जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सभी मेंबर्स जिन्होंने इंटेंस डिबेट, डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को डाला, तो हमारे भारत के संविधान के अंदर हमें बड़ी सारी चीज़ों की झलक देखने को मिलती है, बड़ी सारी क्वालिटीज़ की बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना प्रियम्बल ही उठाकर देख लें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की झलक हमें देखने को मिल जाती है। डेट इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरल कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, टॉलरेंस फॉलो करी जाती है हमारे देश के अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो कि हमारी संविधान में लिखी गई है, जिसके बेसिस पर हमारा देश चलता है, ये एक तरीके से तोहफा है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे फोर फादर्स ने हमें दिया था। एंड हम उनको मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी भी बोलते हैं कि आज के समय में जो भारत का समाज हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, जिसकी वास्तविकता को हम पहचानते हैं, उसकी नींव जो है वो बहुत साल पहले इन्हीं फोर फादर्स, इन्हीं संविधान निर्माताओं के द्वारा रची गई थी, या इसकी नींव जो है वो, उसकी जो सिंचाई करी गई थी वो उन्हीं के द्वारा बिछाई गई थी इसकी नींव। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप लीडरशिप को अगर एज अ क्वालिटी देख रहे हो तो उसके साथ आप एथिक्स को एसोसिएट कर दो, जबकि ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बिकॉज लीडरशिप कैन ऑल्सो गेट प्रोन टू, समटाइम्स इट कैन गेट प्रोन टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई करा इस चीज़ को, जिन एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरी तरीके से लीडर्स के वर्च्यू पर, उनकी अच्छी क्वालिटी पर, उनके खुद के पर्सनल एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक लीडरशिप, एक कोई भी पर्सन जो कि एक लीडरशिप का रोल निभा रहा है या निभा रही है, वो एक लीडर की पोजीशन पर आ गया है या आ गई है, वो अपने वर्च्यूज़ को, अपने एथिक्स को कितनी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखते हैं ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। छुपाने को बहुत सारी बातें जनता के सामने से, फॉलोअर्स के सामने से, एडमायरर्स के सामने से छुपाई जा सकती हैं। हो सकता है जीवन भर उनको उस चीज़ के बारे में पता ना लगे, लेकिन हमें ये समझाया जा रहा है यहाँ पर कि लीडरशिप के साथ एथिक्स को हमेशा इक्वेट करके देखना, कि अगर कहीं पर कोई एक लीडर है वो हमेशा एथिकल होगा ही, वो हमेशा एथिकल होगी, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो। ये चीज़, ये जो नज़रिया है, ये हमारा नज़रिया गलत हो सकता है, काफ़ी हद तक गलत हो सकता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल कर आती है, अगर आप एक एथिकल पर्सन हो, आप इसको रिलेट करके, इक्वेट करके नहीं देख सकते कि एक एथिकल पर्सन हमेशा एक अच्छा लीडर बनेगा, या फिर जो एक अच्छा लीडर है जिसकी छवि बहुत अच्छी है कि ये एक अच्छा लीडर है, ये मार्गदर्शन करता है लोगों का, या मार्गदर्शन करती है एक इंसान, नंबर ऑफ फॉलोअर्स का, किसी कंपनी के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, एनजीओ के अंदर, कॉरपोरेट कल्चर के अंदर, या पूरे देश को चलाने वाले सत्ता के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, वो अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन वो हमेशा एथिकल होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल, अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना हो तो आप पॉलिटिशियंस का एग्जांपल लिख सकते हो कि पॉलिटिशियंस जो हैं, डेफिनेटली इस बात को तो इग्नोर करा ही नहीं जा सकता कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो लीडर्स हैं, लेकिन समटाइम्स दे गेट कॉट इनटू बिग स्कैम्स, स्कैंडल्स, या केसेस ऑफ करप्शंस। तो वहाँ पर ये चीज़ जस्टिफाई हो जाती है कि लीडर होना, एथिकल होना हमेशा नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? पहले मुझे ये बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपको समझ में आएगा जो अगला यहाँ पर पॉइंट दे रखा है हमें पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के अंदर, वो है फिलोसफीज़। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने आपको शुरू में समझाया फिलोसफी एज अ डिसिप्लिन के बारे में,
कि फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट बिलीव्स एंड ओपिनियंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ सोल। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये कोई सेंस नहीं बनाती है, आप इसको इतना समझो कि फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट बिलीव्स एंड ओपिनियंस। अब फिलॉसफीज जो हैं वो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स का काम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप इस वर्ड को रिप्लेस कर दो यहाँ पर, फिलॉसफी इस वर्ड को अगर आप रिप्लेस कर दो उन दो वर्ड से जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, आपके बिलीव्स या फिर आपके ओपिनियंस, तो ये भी तो एक पर्सनल डिटर्मिनेंट्स हैं। नाजीज जो थे जर्मनी के अंदर, वो हिटलर की बातों से प्रभावित हो गए, तो हिटलर के बताए हुए नक्शे कदमों पर चलने पड़े, वो चल पड़े। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हजारों लाखों की संख्या में जो लोग थे वो गांधी जी की बातों से प्रभावित हो गए, तो उनके रास्ते पर चलने लगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौर में विभिन्न जो मूवमेंट्स हुई उसमें सब लोग गांधी के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते थे। कुछ लोगों ने डिसाइड करा कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की भी वॉइस कुछ लोगों ने मानी। और जब भगत सिंह का दौर था तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि पूरे देश में भगत सिंह की लोकप्रियता, यानी कि जनता कितना फॉलो कर रही है, वो महात्मा गांधी के बराबर थी। भगत सिंह की लोकप्रियता कि जनता भगत सिंह को कितना चाहती है, जितनी तादाद में जनसंख्या हमारी आबादी गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलती थी, उतनी ही आबादी भगत सिंह ने अपनी फॉलोअर जो है उतने इकट्ठे कर लिए थे पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई में। तो फिलॉसफीज तो आपका एक पर्सनल बिलीफ और आपका ओपिनियन होता है। अब इसी के बेसिस पर आप हमारे देश के नक्सलाइट्स को देख लो, दे फॉलो द फिलॉसफी ऑफ नक्सलिज्म। उनके हिसाब से वॉयलेंस जो है वो एक जस्टिफाइड एक्शन है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी दुनिया के कोनों में कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलती है, मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स की बातों को रशिया में पुअर पीजेंट्स एंड फार्मर्स ने माना था, वर्कर्स ने माना था। उसकी वजह से क्रांति भी आई थी, रशियन रेवोल्यूशन, जिसकी इंस्पिरेशन दुनिया भर के कोनों में बहुत सारे लोगों ने ली। और हमारे देश में ऐसी पार्टीज़ भी हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ हैं, CPI और CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फिर एक और पार्टी बनी थी जिसको बैन कर दिया गया था, इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो फिलॉसफीज तो बेसिकली होता है कि आप किस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ से इम्प्रेस होते हो ना, आपके बिलीव्स और ओपिनियंस या तो एक रूप लेने लगते हैं या तो वो इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। और जहाँ पर बात आपके बिलीव्स या ओपिनियंस की आ गई, आपकी सोच, आपके विचार बन रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं और वो मोल्ड हो रहे हैं, तो ये है तो आपके पर्सनल क्वालिटीज़ के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड चीज़ है ना, इसलिए पर्सनल डिटरमिनेंट्स के अंदर फिलॉसफी की बात करी जा रही है। तो राइटर यहाँ पर एक बड़ी नॉर्मल सी बात हमें बता रहे हैं, बड़े सारे जो फिलोसफर्स पास्ट में रहे हैं, बड़े सारे जो थिंकर्स रहे हैं, उन सब के अपने अपने सेट ऑफ एथिक्स रहे हैं। हिटलर के हिसाब से वो जो ज्यूज के साथ करता था, या नाजीज को ज्यूज के साथ जो बर्ताव करना चाहिए था, हिटलर के हिसाब से वो टोटली एक जस्टिफिएबल एक्शन था। हिटलर के हिसाब से अगर पूछो तो हिटलर के नज़रिए से देखो तो वॉट एवर ही वॉज डूइंग इट वॉज टोटली एथिकल। अब वो चीज़ आप जानते हो एथिक्स के स्टूडेंट होते हुए, जब से GS पेपर 4 को आपने पढ़ा है, कि एथिक्स को हम लोग एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एथिक्स एक यूनिवर्सल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हिटलर ये बोल रहा है कि मेरे नज़रियों से मैं जो कर रहा हूँ वो एथिकल है, तो वो अपनी मोरालिटी के बारे में बात कर रहा है, एथिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा है वो अपनी। लेकिन फिर भी बड़े सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स जो हैं
वो अपने खुद के दायरे डिफाइन करते हैं अपनी फिलॉसफीज के अंदर, एथिक्स के दायरे। फॉर एग्जाम्पल, अब पास्ट में जो मैंने आपको अटमोस्ट डिटेल तरीके के अंदर जो एक एक टर्म के ऊपर मैं एक एक घंटे की क्लास लेता था ना, अब आपको समझ में आएगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। यहाँ पर देखो दो टर्म्स गिवन है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डिओंटोलॉजिस्ट। अब इसको मैंने अगर आपको पास्ट में नहीं समझाया होता एथिक्स की क्लासेस में, इसके बारे में हमने PSIR में भी डिस्कस करा हुआ है, एथिक्स में भी डिस्कस करा हुआ है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये राइटर क्या बोलकर चला गया यहाँ पर आपसे। अब आप बहुत अच्छी तरीके से अब तो जानते ही हो कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट का मतलब है कि हमें आउटकम पर फोकस करना है, रास्ते पर फोकस नहीं करना है। याद है ना, मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि आपके एक्शंस जो हैं वो एथिकल ना भी हों, लेकिन अगर आपका आउटकम जो निकल कर आया वो एथिकल है तो वो परिभाषा बनती है या वो फिलॉसफी कहलाती है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। और डिओंटोलॉजिस्ट या डिओंटोलॉजिज्म क्या फिलॉसफी होती है? डिओंटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आउटकम कैसा भी निकल कर आए, एथिकल हो अनएथिकल हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो रास्ता है उस आउटकम तक जाने का, उस परिणाम तक जाने का, उस रिजल्ट तक जाने का, उस कॉन्सिक्वेंस तक जाने का, वो एथिक्स से भरा हुआ होना चाहिए। तो ये अपनी अपनी सोच है। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल डिस्कस करते हैं करोड़ों बार, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लड़के ने मेडिकल स्टोर से दवाइयों को चुरा लिया अपनी माँ की जान बचाने के लिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसका डिसीजन एथिकल था कि माँ की जान बच गई। एक लड़का अपनी माँ को मरते हुए कैसे देख सकता है जस्ट बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन वहीं पर डिओंटोलॉजिस्ट की अगर आप बात को मानो, माँ भले ही बच गई उसकी, लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया वो अनएथिकल था। तो अपना अपना ये पर्सपेक्टिव है, अपना अपना बिलीव, अपना अपना ओपिनियन है। कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं, कुछ जो लोग हैं वो कहेंगे बीइंग, अगर हम पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के दायरे से इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि कॉन्सिक्वेंस वॉज गुड, और कुछ कहेंगे रास्ता वॉज रॉन्ग। कुछ कहेंगे कॉन्सिक्वेंस का हम क्या करें जब रास्ता ही गलत था, और कुछ कहेंगे चलो ठीक है भले ही रास्ता गलत था परिणाम तो अच्छा निकल कर आया। तो इसको बेसिकली इस फिलॉसफी वाले पॉइंट में आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। सेम है, सेम चीज़ ये राइटर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेम है ये कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड कि जितने मुंह उतनी बातें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट के दृष्टिकोण से देखो तो एथिक्स जो है वो आपके एक्शन में भले ही दिखे या ना दिखे, लेकिन उसको डिटरमाइन तब करा जाएगा जब वो आउटकम उसका एथिकल होगा, कॉन्सिक्वेंस उसका एथिकल होना चाहिए। जबकि अगर आप एक डिओंटोलॉजिस्ट जो पर्सपेक्टिव से या डिओंटोलॉजिस्ट की फिलॉसफी से अगर एक पर्सन इस फिलॉसफी को मानता है तो उसके हिसाब से इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्ट। आपके एक्शंस के अंदर एथिक्स दिखने चाहिए, रिजल्ट चाहे कैसा भी हो। तो एथिकल वैल्यूज जो होती है एक इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसने अपने जीवन में कौन सी फिलॉसफी को अपना रखा है, कौन सी फिलॉसफी को अहमियत दे रखी है, इंपॉर्टेंस दे रखी है। और ये जो चीज़ है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो ओपिनियन है, जिसको हम आम भाषा के अंदर यहाँ पर फिलॉसफी कह रहे हैं, वो आपका जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आप एक गीली मिट्टी होते हो, जब आपके ओपिनियन, आपके डिसीजंस, आपके बिलीफ, आपका बिलीफ सिस्टम शेप हो रहा होता है ना। और ये कब हो रहा होता है? जब आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है सोशलाइजेशन एजेंट्स का, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स का, तो आप उस टाइम पर गीली मिट्टी होते हो। PSIR में ना एक लाइन यूज़ करी जाती है, जब भी हम बहुत सारे फिलोसफर्स को हमें पढ़ना पड़ता है PSIR में। एंशियंट फिलोसफर्स, एंशियंट थ्योरिस्ट हैं, फिर मेडिवल टाइम के फिलोसफर्स होते हैं, फिर मॉडर्न टाइम के फिलोसफर्स होते हैं। यानी कि PSIR के अंदर आपको बड़े सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है, लाइक एरिस्टोटल, मैकियावली, कार्ल मार्क्स, गांधी, औरोबिंदो घोष। मॉडर्न थिंकर्स होते हैं C राजा मोहन, बहुत सारे थिंकर्स को आपको पढ़ना पड़ता है। जब भी उनकी बातें आपको समझ में ना आ रही हो ना, तो PSIR के
सब्जेक्ट के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ना एक चीज यूज करी जाती है, एक लाइन लिखी जाती है वहां पर, मैन इज, अब ये मैन जो है ना, ये ह्यूमंस के लिए बोला जाता है, मतलब जो लाइन है डिट्टो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो PSIR के किताबों के अंदर लिखी रहती है, या फिर जब भी आपको फिलोसफी के अंदर, फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर फिलोसफर्स के दृष्टिकोण को अगर आपको समझना होता है तो एक लाइन यूज करी जाती है जब भी आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये क्या कह रहा है, या उसने ऐसी बात क्यों कही, आज के समय में ये बात तो मेरे को रेलिवेंट लगी नहीं रही है, तो तब एक लाइन को याद रखा जाता है, वहां पर बोला जाता है मैन इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। इंसान हमेशा वही बनकर निकलता है जैसा उसने जीवन काल में अपने विभिन्न घटनाक्रमों के अंदर, जिन घटनाक्रमों से वो बीता है, अच्छे हों वो पल चाहे बुरे हों वो पल, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस प्रभाव डालते हैं एक इंसान के जीवन के ऊपर, उसके दृष्टिकोण के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर, उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति के ऊपर, और वैसे ही एक इंसान निकलता है। अगर आप इस चीज को, मैन इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस, इस थंब रूल को अगर आप यहां अप्लाई कर दो फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो यही तो है एक इंसान की परिभाषा। कुछ लोग बंदूक उठा रहे हैं देश में प्रशासन के खिलाफ, लाइक नक्सलाइट्स, वो हमारे अपने ही लोग हैं। कुछ लोग डर कर करप्शन वगैरह को सहन करते चले जाते हैं, स्कैम्स, स्कैंडल्स, केसेस ऑफ करप्शन उनके सामने हैं, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो उनकी फिलॉसफी है, वो डरते हैं। कुछ लोग रेवोल्यूशन लाने के बारे में सोचते हैं, लाइक कार्ल मार्क्स, अपना फायदा ना देखते हुए। कार्ल मार्क्स अच्छे खासे घराने से था, उसे कोई नीड नहीं थी, लेकिन उसके कागज और कलम में इतनी दम थी कि पूरे के पूरे देश में उसने एक तख्ता पलट करवा के रखवा दिया, और उससे इंस्पिरेशन लेते हुए आज तक दुनिया के विभिन्न कोनों में लोग क्रांति करते हैं। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कार्ल मार्क्स की अहम भूमिका रही है, क्योंकि भगत सिंह या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो पार्टी थी या जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वो कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। नक्सलाइट्स भी होते हैं। हमारे देश की दो नेशनल पार्टी CPI और CPIM उसी के नक्शे कदमों पर वर्क करती है, उसी को अपना गुरु मानती है। तो इंसान की जो भी फिलॉसफी होती है, और उस फिलॉसफी के साथ इंसान की जो भी एथिकल वैल्यूज जुड़ी होती हैं, वो बनना तब से स्टार्ट हो जाती है जब इंसान एक गीली मिट्टी होता है, जब वो प्रभावित हो रहा होता है बहुत सारी चीज़ों से। और जितना ज़्यादा प्रभाव डालने वाली जो उसकी चीज़ें हैं उसके जीवन काल में, जितना ज़्यादा पर्सन उसके साथ क्लोज होगा, उसको जितना ज़्यादा सुनेगा, समझेगा, महसूस करेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, वो वैसे ही बनता चला जाएगा। अगर किसी ने ये देखा है बचपन में अपने कि किसी के पापा उसकी मम्मी को मारते थे विदाउट एनी रीज़न, ग्लास फोड़ देना, कलेश करना, दारू पीकर अपनी बीवी को मारना, वो बच्चा बचपन में दरवाजे पर कान लगा लगा कर अपने बेडरूम से सुनता था कि मेरी माँ पिट रही है। अब दो ही चीज़ हो सकती हैं, ऐसा बच्चा बड़े होकर या तो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बीवी के साथ सेम बर्ताव अपनाए जो कि उसने अपने बाप से सीखा है, या फिर वो औरतों को बहुत इज्जत दे जो उसकी माँ को नहीं मिल पाई उसके बाप से। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जीवन काल में ना, देखो हमेशा ना हम लोग दूसरों को ना सही गलत बुरा अच्छा भला कह देते हैं। फिलॉसफी कहती है, इवन साइकोलॉजी कहती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थंब रूल, क्योंकि इंसान की वास्तविकता का, जीवन का सच्चाई यही है कि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सर्कमस्टांसेस। हर किसी का जीवन एक अलग राह इसलिए ले लेता है
क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग है। अब क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस अलग है, तो यहीं से एक जो ऊपर मैंने अभी आपको एक पर्सनैलिटी का रूल समझाया, वो पर्सनैलिटी का रूल जो है यहां पर लागू हो जाता है इसी की वजह से। और वो पर्सनैलिटी का रूल क्या था, यहां पर देखो कहां लिखा था मैंने उसे, रूल ऑफ पर्सनैलिटी, नो टू इंडिविजुअल्स कैन हैव सेम पर्सनैलिटीज। और क्यों नहीं हो सकती किसी भी दो इंडिविजुअल की सेम पर्सनैलिटीज? बिकॉज लोगों के जीवन में एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो डिफर करते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा रिचनेस देख रखी है, लग्जूरियस लाइफ देख रखी है, जॉइंट फैमिली सिस्टम देख रखा है जिसमें सब में हम साथ साथ हैं जैसा प्यार है। किसी ने ऐसा परिवार देख रखा है, कोई ऐसे परिवार के अंदर पला बड़ा है जहां पर कभी खुशी कभी गम का माहौल चलता है। एक्सपीरियंसेस, सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आपको काफी हद तक शेप करने का काम करते हैं। एक इंसान जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्लब नहीं जाता, वो पब नहीं जाता, वो पार्टी नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है उसके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके चेहरे से आप खिलखिलाहट, हंसी मजाक ये सब नहीं देखोगे। और जहां पर किसी को गोल्डन स्पून से बचपन से फीड करा गया हो, उससे मेहनत नहीं होती उस व्यक्ति से। उसका मूड ऑफ है, ऐसे व्यक्ति का जो गोल्डन स्पून के साथ पला बड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपना मूड ऑफ करने के टाइम पर, या जो उनका अगर मूड ऑफ हो गया होता है तो वो स्टारबक्स चले जाते हैं, 800 रुपए की कॉफी पी आते हैं। और मनरेगा वर्कर के लिए ये हो सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा गोल हो कि मैं अपने बच्चों को कभी स्टारबक्स लेकर जाऊं। सबके सर्कमस्टांसेस क्योंकि अलग हैं, इसलिए सबकी पर्सनैलिटी अलग है। और पर्सनैलिटी सबकी इसलिए अलग है क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंसेस अलग अलग मिल रखे होते हैं। और वो एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे आपकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पर आपके मेंटल स्टेटस को, आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हर मोटा व्यक्ति ज़्यादा खाना खाने वाले व्यक्ति नहीं होता है। ओबिसिटी की दिक्कत माल नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन से भी हो सकती है। बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स हमें बताती हैं, मोटापा बहुत बार माल नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी मोटा देखो तो आप ये सोचो कि वो मजे से खा ही रहा होगा, ये दिन रात ये बंदा या बंदी चढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और इसी वजह से सबका स्वभाव, सबका रवैया, हर चीज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। आप सबने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, फरहान अख्तर। तो उसमें ना क्या होता है कि जो ऋतिक रोशन होता है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर डील करता है, वो स्टॉक ट्रेडर होता है एक। तो वो क्या होता है, वहां पर एक रूल चलता है कि आप 40 साल तक, मतलब बेसिकली लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हो, आपको जितना पैसा कमाना आप कमा सकते हो। वहां पर अगर घुस जाओ तो आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटीज़ को, मार्केट को डंप पंप करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो उस पिक्चर में ऐसा दिखा रखा होता है कि वो अपने दोस्तों से बार बार ये कहता रहता है कि 40 तक मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, जब तक मैं 40 साल का नहीं हो जाऊंगा, उसके बाद आई विल रिटायर, अरबों खरबों रुपए जोड़कर। तो कैटरीना कैफ उससे जब मिलती है, उसकी एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनकर उस मूवी के अंदर, तो वो एक बारी उससे पूछ लेती है नाइट वॉक करते हुए गलती से कि आज तुमने पहली बार डीप सी डाइविंग करी, तुम्हें अभी तक पानी से डर लगता था, तो तुम्हें इससे खुशी मिली क्या? और क्या पैसा कमाना तुम्हें ज़्यादा खुशी देता है या आज जो तुमने करा वो ज़्यादा खुशी देता है? तो वो चिढ़ जाता है, एकदम से उसका मूड स्विंग हो जाता है। कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो, सो डोंट जज मी।
कहता है मेरे पिताजी विदाउट एनी रीज़न देते हुए मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, मेरी मम्मी के लिए बहुत सारा कर्जा छोड़कर। और मैंने बचपन से यही सीखा था कि ये दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है और मुझे सिर्फ पैसा कमाने की भूख थी, सिर्फ पैसा ही दिखाई देता था ताकि मैं अपनी माँ को एक अच्छी जीवन दे पाऊँ। तो वो एक छोटा सा सीन जो है वो हमें ये बताता है कि हाउ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सरकमस्टांसेस। उसने बचपन में ये देखा, उसके पापा मरे नहीं होते हैं, उसके पापा उसकी मम्मी को छोड़ के चले जाते हैं, कर्जा छोड़कर बहुत सारा उसकी मम्मी के पीछे। तो उसको बचपन से यही लगा कि पैसे से ही ये दुनिया चलती है, इस दुनिया की सच्चाई यही है कि पैसा सब कुछ है। तो उसने सोचा होगा कि मैं क्या करूं ऐसा पैसा कमाने के लिए, तो वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन गया। और उस मूवी में दिखाया हुआ वो कैसे एक एक घंटे के अंदर 2,000 पाउंड्स का कमीशन अर्न करता है, मतलब एक एक घंटे के अंदर 2-2 लाख रुपए कमाता है। कभी देखना उस मूवी के डायलॉग, सुनना। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, लेकिन ऋतिक रोशन की वाली बात आपने पकड़ी नहीं होगी उस मूवी के अंदर। उसको स्टॉक मार्केट से प्यार इसलिए ही होता है क्योंकि बचपन से उसने अपनी मम्मी की पैसों की किल्लत देखी होती है और उसको ये लगता है हर सेकंड अगर पैसा, इवन जब ये लोग ट्रिप पर जाते हैं, बैचलर ट्रिप पर गए होते हैं इस मूवी के अंदर ये, तो वो होटल वोटल से ज़्यादा जाता नहीं है। मतलब जब उसको जाना होता है, कभी उसको मौका मिले तो वो चला जाता है, ज़्यादातर वो इग्नोर ही करता है। तो ये लोग पूछते हैं उसके दोस्त उससे, फरहान अख्तर वगैरह, और अभय देओल है तीसरा एक्टर उस मूवी के अंदर, कि मतलब तुम क्यों नहीं चलोगे। तो कहता है कि मेरे ना मार्केट खुलने वाला है अभी, स्टॉक मार्केट, तो मुझे वो अर्न करना है। शाम को जब ये लोग घूम फिर कर आते हैं तब उसे बताता है आज तो मैंने 2 लाख कमाए, आज तो मैंने 5 लाख कमाए। उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि उस मूवी के अंदर ऐसे वो बेइज्जती करता है ऋतिक रोशन उसे कहकर, फरहान अख्तर से, कि तेरे पूरे साल की सैलरी इतनी नहीं होगी जितना मैं 1 घंटे के अंदर कमा लेता हूँ। तो यही होता है कि हर एक इंडिविजुअल की लाइफ जो होती है वो सबकी अलग होती है। वी शुड नेवर जज एनी वन बिकॉज सरकमस्टांसेस जो हैं वो लोगों की पर्सनैलिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो ज्ञान है ना, इसको होल्ड करके रखना, जो मैंने आज की क्लास में आपको बताया है। मैं आपको PYQs को दिखाते हुए एक केस स्टडी करवाऊंगा जो यूपीएससी में पूछी गई थी। आज की क्लास का ज्ञान याद रखना, इसको मैं नियर फ्यूचर के अंदर किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा जब वो केस स्टडी में ये 2 पॉइंट जो पर्सनल डिटरमिनेंट्स हैं आपके काम आएंगे, और वहां पर दोनों के बारे में, उस केस स्टडी में इन दोनों के बारे में लिखना जरूरी होगा, लीडरशिप एज वेल एज फिलोसफी। एंड ये वाला रूल जो मैंने आपको बताया, वैसे तो ये रूल PSIR के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर सरकमस्टांसेस, लेकिन ये आपके काम आएगा एथिक्स में, स्पेशली उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए जहां पर आपको कोई ना कोई एक रोल प्ले दिया जाता है करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि यूपीएससी के अंदर एथिक्स की केस स्टडीज अगर आप PYQs को देखोगे तो आपको एक रोल प्ले दिया जाता है करने को। आप मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत कुछ एक कुक हो, दलित वर्कर हो, आप बैंक मैनेजर हो, आप IPS ऑफिसर हो, आप IAS हो, आप मिनिस्टर हो, आपको हमेशा एक रोल दिया जाता है केस स्टडी के अंदर, और वहाँ पर आपको डायलेमा के अंदर पटका जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको दोनों रास्ते सही भी लग रहे होते हैं, गलत भी लग रहे होते हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो आप करोगे क्या। तो वहाँ पर आप बहुत प्यारी सी एक ऐसी चीज़ लीडरशिप और फिलॉसफी को इंटीग्रेट कर कर लिख सकते हो कि जहाँ पर एक पर्सन ने कोई गलत डिसीजन लिया होता है, लेकिन हमें फिर भी उसको अगर बचाना है तो हमें एक सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक फीलिंग किसी के साथ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अगर एक पर्सन कुछ ऐसा है या ऐसी है तो हमेशा उसकी गलती नहीं है। ऐसी बहुत बार लोगों के ओपिनियन उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस उनको खुद भी नहीं पता होते हैं। तभी तो हम नक्सलाइट्स को मौका देते हैं। अगर आम जनता से पूछा जाए कि नक्सलिज्म की समस्या का हल क्या है, तो वो तो कहेंगे गोली मार दो, शूट आउट कर दो उनका। लेकिन नहीं, अपने लोग हैं, हम इनको वापस लाने के लिए क्यों इतनी जद्दोजहद करते हैं। क्यों हम आर्मी वालों से नहीं बोल देते हैं कि वो ऑपरेशन लॉन्च करो, नक्सलिज्म 0.0 या 0 लेवल नक्सलिज्म, कोई एक ऑपरेशन का कोड नेम ऐसा रख करो, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते का, एक महीने का टारगेट लेकर सबको मिटा डालो, यही खत्म तो समस्या खत्म। नहीं, बिकॉज वी रिस्पेक्ट दिस पॉइंट। गवर्नेंस के मामले के अंदर ना, देश प्रशासन को जब आपको चलाना होता है तो आप वहाँ पर जज्बाती होकर, जैसे जनता जज्बाती हो जाती है, वैसे डिसीजंस नहीं लेते हो। वहाँ पर नेताओं को समझाने वाले
प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, और इसलिए भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत के अंदर कभी भी क्रूएल वे में किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा पर्सनल डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगले डिटर्मिनेंट्स के बारे में, डेट इज रिलीजियस कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, जिसको रिलीजियो नहीं, वैसे रिलीजियस होना चाहिए, रिलीजियस कल्चर डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हम कल्चर, गॉड और रिलीजन के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।